पैसे की दुनिया ना सिर्फ नंबरों और हिसाब किताब की दुनिया नहीं है। ये असल में हमारी सोच, हमारी भावनाओं की कहानी है। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के हिंदी विश्लेषण से कुछ अहम विचारों पर गौर करेंगे। हाँ, ये विश्लेषण हमें बताता है कि पैसा कमाना एक बात है, पर उसे समझना और संभालना वो बिल्कुल दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी भी। हमारी कोशिश है ये समझने की कि कैसे हमारी आदतें, हमारे भावनाएं, हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती हैं। कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों के साथ देखेंगे। बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर मान लेते हैं कि पैसों के मामले तो भाई तर्क से चलते हैं, गणित से, पर हकीकत में हमारे अंदर का डर, वो लालच, यहाँ तक कि दूसरों को देखकर जो जलन होती है ना, वो जज्बात या हमें राह दिखा रहे होते हैं या भटका रहे होते हैं अनजाने में। और ये समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों हम कई बार जानते बूझते हुए भी पैसों को लेकर सही फैसले नहीं कर पाते। हाँ, ये बात तो है। पहला बड़ा आइडिया यही है कि पैसा दिमाग का खेल ज्यादा है, गणित का कम। जैसे इस विश्लेषण में शर्मा जी का उदाहरण दिया है। अच्छी खासी कमाई है, पर महीने के आखिर में हाथ तंग रहता है। दूसरी तरफ रमेश काका है, छोटी सी दुकान है, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। क्यों? सोच का फर्क है, सीधा सीधा। हाँ, सोच का फर्क। एक सोचता है ज्यादा खर्च मतलब ज्यादा खुशी, दूसरा थोड़ा बचा लो कल काम आएगा। और वो पड़ोसी की नई गाड़ी वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है। उसे देखकर लगता है अरे वाह, मुझे भी ऐसी चाहिए। बिल्कुल। पर क्या सच में वो गाड़ी चाहिए, या फिर वो रुतबा, वो स्टेटस जो उससे जुड़ा हुआ लगता है? और यही बात दिलचस्प हो जाती है। ये भावनाएं, मतलब ये स्टेटस की चाह या वो जलन, ये इतनी ताकतवर होती हैं कि ये हमारे लॉजिक पर, हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं। जैसे किताब में इशारा किया गया है, अपनी इन भावनाओं को, अपनी सोच के इन पैटर्न्स को पहचानना, यही पहला कदम है पैसे को बेहतर ढंग से संभालने की तरफ। सही। और ये सोच का फर्क हमें एक और अहम मुद्दे पर लाता है, बचत की ताकत। चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों न हो। कभी सोचा है रोज की वो 50 रुपए वाली कॉफी अगर हफ्ते में बस कुछ दिन छोड़ दे, घर की पी ले, तो साल में हजारों बच सकते हैं। हाँ, ये छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। किताब में राहुल का जिक्र है जो नए नए गैजेट्स पर खूब खर्च करते हैं। उसकी बहन रिया, वो थोड़ा थोड़ा पैसा SIP में डालती है। मतलब हर महीने एक तय रकम निवेश करती है, और सालों बाद वो अपना कोई सपना पूरा करने लायक बन जाती है। इसी को जो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं, है ना? बिल्कुल। समय के साथ छोटी बचत का बड़ा बन जाना। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है धैर्य और लंबी सोच का महत्व। जैसे किताब में माँ की सब्जी खरीदने का उदाहरण है, बहुत अच्छा है वो एक हफ्ते का सोचकर खरीदती है, रोज रोज बाजार नहीं जाती। हाँ। पैसों के साथ भी कुछ ऐसा ही नजरिया चाहिए। रोज के बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय एक लंबा लक्ष्य रखना। सही। और कंपाउंडिंग को अपना असर दिखाने में वक्त लगता है, और वो वक्त देने के लिए सब्र चाहिए, धैर्य चाहिए। और एक और चीज जो हमारे फैसलों पर हावी होती है, वो है डर और लालच। ये तो पैसे के दुश्मन है। याद है 2021 का वो क्रिप्टो बूम? हाँ, बिल्कुल। कैसे वो सब अमीर बन रहे वाली सोच, वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसने लोगों को बिना सोचे समझे पैसा लगाने पर मजबूर कर दिया। और फिर जब बाजार गिरा तो नुकसान, ये लालच ही तो था। बिल्कुल। और यहीं पर एक स्पष्ट लंबी अवधि की योजना, एक लॉन्ग टर्म प्लान काम आता है। डर और लालच अक्सर छोटे समय के उतार चढ़ाव से ही पैदा होते हैं। मार्केट थोड़ा गिरा तो डर गए, थोड़ा चढ़ा तो लालच आ गया। अगर निवेश का एक साफ मकसद हो, एक योजना हो, जैसे भाई 10 साल बाद घर लेना है या रिटायरमेंट के लिए बचाना है, तो रोज की उठाव पटक से पैदा होने वाले डर या वो रातों रात अमीर बनने के लालच को काबू में रखना आसान हो जाता है। हाँ, कहना आसान है, वैसे करना मुश्किल। हाँ, वो तो है, खासकर जब माहौल ऐसा हो। किताब एक और दिलचस्प सवाल उठाती है, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? शायद हाँ, पर एक हद तक ही। असली खुशी शायद उस पैसे से मिलती है जो हमें आजादी देता है, कंट्रोल देता है। सोचिए, अगर आपके पास 6 महीने का खर्च चलाने लायक बचत हो, तो क्या नौकरी छोड़कर अपनी छोटी सी बेकरी खोलने का आत्मविश्वास नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वो एक सुरक्षा का एहसास देता है। किताब में विदेश घूमने वाली एक नाखुश मौसी का जिक्र है, और दूसरी तरफ कम सैलरी में भी परिवार के साथ वक्त बिताकर खुश रहने वाले दोस्त अजय का बड़ा अच्छा फर्क बताया है। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? मतलब साफ है मेरे ख्याल से, पैसे को मंजिल नहीं समझना चाहिए। वो बस एक साधन है, एक टूल है। पैसा हमें समय खरीदने का मौका दे सकता है, विकल्प खरीदने का मौका दे सकता है, जिससे हमें अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस हो। हाँ, कंट्रोल।
और अक्सर यही कंट्रोल, यही नियंत्रण खुशी का असली स्रोत होता है, ना कि सिर्फ चीजें जमा करना। अजय शायद मौसी से कम कमाता है, पर उसके पास अपने वक्त पर ज्यादा अधिकार है, जो शायद मौसी के पास महंगी यात्राओं के बावजूद ना हो। ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी नतीजे पर ले आती हैं। हम सब की पैसे को लेकर कहानी अलग है, जरूरतें अलग हैं, हालात अलग हैं। किसी के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, किसी और के लिए शायद पॉकेट मनी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए दूसरों की देखा देखी में पड़ना ठीक नहीं। क्या पता पड़ोसी की वो नई गाड़ी लोन पर हो। बिल्कुल। जैसा लेखक का मानना है, असली अमीरी वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो मन की शांति दे, आज़ादी दे, जैसे दादाजी का रिटायरमेंट के बाद का सुकून। शायद सादगी में ही असली ताकत है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता कितना मनोवैज्ञानिक है। ये सिर्फ कमाई और खर्च का हिसाब नहीं है, ये हमारी समझ, हमारी बचत करने की आदत, सब्र रखने की क्षमता और सबसे जरूरी अपनी राह पर चलने से जुड़ा है। असली अमीरी दिखाने में नहीं है, बनाने में है। वो आज़ादी बनाने में जो हमें अपने फैसले लेने की ताकत दे। सादगी और लंबी सोच, यही इसके मूल मंत्र लगते हैं। और ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि कैसा एक शक्तिशाली, एक पावरफुल औजार है, पर सोचने वाली बात यह है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम इसके मालिक हैं या ये हम पे हावी हो गया है? इस बातचीत के बाद अपने रोजमर्रा के छोटे बड़े आर्थिक फैसलों को इस नजरिए से देखना शायद दिलचस्प होगा कि कहीं अनजाने में हम सिर्फ भावनाओं के बहाव में तो नहीं बह रहे।